मंगेश यादव का एनकाउंटर पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था, जमकर उस पर सियासत हो रही थी। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो जाता है। मसला ये नहीं है कि एनकाउंटर किनका हो रहा है, मसला ये कि आखिर एनकाउंटर क्यों हो रहा है। ये तो तानाशाही रवैया है। और फिर पुलिस को ही अगर सारी डिसीजन ले लेने हैं, सरकारी फैसले कर लेगी, तो फिर कानून अपराधी को सजा मिले तो बहुत जरूरी है। हम सभी चाहते हैं अपराधियों को सजा मिले, लेकिन अगर हम ही फैसला करने लगेंगे, पुलिस और सरकार ही कर लेगी, तो फिर न्यायालय और संविधान क्या कर रहे हैं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी देश में कोई चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत का हो, कोई भी चुनाव होता है, जब देश में चुनावी माहौल बनता है तो देश का माहौल क्या बन जाता है, नए नए मामलात सामने आते हैं, नए नए मुद्दों का जन्म होता है। उसके पीछे की असल वजह क्या है वो भी आप जानते हैं कि नए नए मुद्दों का जन्म क्यों होता है। जैसे कि इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। हाल ही में आज की बात का अगर हम करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला लिया कि जो है सभी जो खाने पीने के जो दुकानदार हैं, उनके जो मालिक है वो अपना नाम दुकानों के सामने लगाएंगे। और सुल्तानपुर लूटकांड का तो मामला खैर वो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, और उस बीच में तमाम मामले सामने आए। कन्नौज रेप कांड आया, अयोध्या आया, तमाम मामले सामने आए। लेकिन सुल्तानपुर लूटकांड इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। और इस लूटकांड में जो एनकाउंटर हुआ, पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उस पर जमकर राजनीति हुई। वो राजनीति हो ही रही थी कि बीच में एनकाउंटर हो जाता है किसका, अनुज प्रताप सिंह का। जी हाँ, अब ज़रा टाइमिंग आप देखिएगा। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर इस बात को लेकर हमलावर था कि बीजेपी के निशाने पर सिर्फ यादव रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। माता प्रसाद पांडे ने तो ये भी कह दिया कि जो है एनकाउंटर 3 लोग का हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तो यादवों का हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है, और तीसरे ब्राह्मणों का एनकाउंटर फर्जी तौर पर हो रहा है। अनुज प्रताप सिंह का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर अब दोनों पर देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष पर भी हो रहा है और विपक्ष पर भी हो रहा है। अनुज प्रताप सिंह के जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि जो है यादवों का ही एनकाउंटर हो रहा है, मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है। तो उस बीच अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है। सवाल एक ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी होने का जो ठप्पा चस्पा हुआ है, जो ठप्पा लगा हुआ है, क्या उस दाग को मिटाने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया? इसका असर यूपी उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आपको एक हम बयान सुनाते हैं। जो सपा के प्रवक्ता है सुनील सिंह साजन, वो क्या कह रहे हैं, वो बयान सुनिए, इसके बाद हम करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लूट रुक नहीं रही है, छिनैती रुक नहीं रही है, चोरी रुक नहीं रही है, हत्या रुक नहीं रहे हैं, किडनैपिंग रुक नहीं रही है, बलात्कार रुक नहीं रहे हैं, इनकाउंटर रुक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कहाँ है कानून व्यवस्था? अगर इनकाउंटर इतने ही निष्पक्ष होते, असली अपराधी मारे जा रहे होते, तो अपराध को तो रुक जाना चाहिए। लेकिन अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि इनकाउंटर भी अब राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं। जाति देखकर किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो एक और फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो एसटीएफ एक मामले में, एक सुल्तानपुर की लूट में 10 थ्योरी लेकर के अब तक एसटीएफ आ चुकी है। अपनी थ्योरी पर नहीं रुक रही है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। तो इनकी थ्योरी पर कौन भरोसा करेगा? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इनकाउंटर में के सहारे जो अपने को ताकतवर मानते हैं वो ताकतवर नहीं लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता वो निष्पक्ष रूप से की जा रही है, उसमें कोई भी जाति का कोई व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी की कोई जात नहीं है। देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ये बात सच है। लेकिन अपराधियों में जाति खोजता कौन है? वो तो योगी आदित्यनाथ जी खोज लेते हैं, बीजेपी की सरकार खोज लेती है। हम तो कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस टॉप 20 अपराधियों की सूची जारी कर दे, अपने आप देश को पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े 20 अपराधी हैं उनमें कम से कम 17-18 अपराधी तो ऐसे होंगे जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकारी सुरक्षा में घूम रहे होंगे।
सरकारी गनर लेकर के घूम रहे होंगे और आप एक मुकदमे 2 मुकदमे वालों को घर से उठा करके गोली सटा करके मार देते हो, उनकी जान ले रहे हो और अपराधियों की सुरक्षा कर रहे हो, तो ये जाति कौन ढूंढ रहा है? जाति देखिए, इस बीजेपी सरकार में आज तक इतनी बड़ी जातिवादी सरकार नहीं रही होगी। और अगर आप जातिवाद देखना है बीजेपी सरकार का, तो आप देखिए ना, डीएम किस जाति के कितने हैं, कप्तान किस जाति के कितने हैं, थानेदार किस जाति के कितने हैं, तहसीलदार किस जाति के कितने हैं, अपने आप पता लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घोर जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी कुछ गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम है। देखिए, मैं केवल एक बात कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे? तो बयान सुना आपने। हमारे जो सहयोगी हैं आराध्य त्रिपाठी जी, हर रोज आप इनसे मिलते हैं, हम इनसे जानेंगे कि आराध्य जी, लगातार मामला सामने आ रहे हैं जी। मंगेश यादव का एनकाउंटर पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था, जमकर उस पर सियासत हो रही थी। अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो जाता है। यूपी उपचुनाव पर कितना असर आप देखते हैं? देखिए अब्दुल जी, मुझे नहीं लगता कि इस एनकाउंटर प्रकरण से कोई खास असर चुनावों पे पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जनता से जुड़े खास मुद्दे नहीं हैं। और इनमें क्या है कि जैसे कि अभी तक हम एक आरोप लगा रहा था विपक्ष कि वो मुस्लिमों के हो रहे हैं, पीडीए के सपा कह रही थी हो रहे हैं, या और ब्राह्मणों के हो रहे हैं, एक दूसरा पक्ष बोल रहा था। अब एक ठाकुर का भी हो गया, है ना। तो अब आप अगर ये कहोगे तो वो कहेंगे नहीं, हम तो ठाकुरों का भी कर रहे हैं। मसला ये नहीं है कि एनकाउंटर किनका हो रहा है, मसला ये कि आखिर एनकाउंटर क्यों हो रहा है। क्यों? आप अगर एनकाउंटर ही करने हैं तो फिर ये संविधान, कानून, ये सब क्यों हैं? हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पे हम सुधारात्मक कानून पे जोर देते हैं कि हमारे यहाँ भी फांसी की सज़ा दी नहीं जाती है, सुनाई जाती है। हम उसको फांसी देते हैं, फिर उस पर उसको भी क्लेम हक है कि वो अपना क्लेम कर सकता है, वो कर सकता है, सब चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हमको फैसला ऑन द स्पॉट वाली पॉलिसी अपनानी है तो फिर हम ये कहाँ से एक लोकतांत्रिक देश में सही है? ये तो तानाशाही रवैया है। और फिर पुलिस को अगर सारे डिसीजन ले लेने हैं, सरकारी फैसले कर लेगी, तो फिर कानून क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? ये न्यायालय कर रहा है, पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रहा है, सरकार कर रही है, कौन कर रही है? देखिए, अब भूषण ने तो ये भी कहा था, आपने उनका बयान भी सुना होगा कि जो है प्रमोशन के लिए जो है ऐसे एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो उनके ही सांसद ने ऐसी बात कही थी। तो देखिए, कर कौन रहा है? हमको नहीं लगता कि पुलिस या ये जो जैसा वर्तमान माहौल है कि इसमें वो अपने मन से कुछ कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये उनको ऑर्डर आते ही हैं ऊपर से, सरकार से ही, तब वो गोली चलाते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ, उसमें हम ये मान सकते हैं 10 में से 1 हो सकता है ऐसा हो कि पुलिस का है उसमें रोल ज़्यादा हो, वरना पुलिस का नहीं है। चाहे वो विकास दुबे से लेके अभी तक मंगेश यादव और ये वाला मामला हो, इसमें नहीं पुलिस का सिर्फ हाथ है, हाथ सरकार का ही है, करवा सरकार ही रही है। योगी राज में मैं देख रहा था एक आंकड़े कई रिपोर्ट्स में कि 2017 से तक कुल 207 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो रेशियो तो अभी भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों का है, और उसके बाद अगर हिंदुओं में देखे जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों का हुआ है ना। लेकिन उसके बाद फिर ठाकुरों के भी किए। मसला ये है ही नहीं ब्राह्मण ठाकुर। और देखिए, एक चीज़ अगर आप उस पर आओ तो ये फैक्ट है कि हर सरकार में जातिवाद तो रहता ही है। इससे पिछली सरकार में वो आरोप लगाते थे कि यादव ज़्यादा वो हैं, यादवों की ज़्यादा सुनवाई हो रही है। अब क्या है कि ठाकुरों की ज़्यादा सुनवाई हो रही है और ब्राह्मण, ये सच है कि, और मुझे लगता है इसी सरकार ने नहीं, भाजपा में अधिकतर जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को हमेशा थोड़ा सा हाशिए पे रखा गया है। हाँ, इस सरकार में जिस तरीके से ये एनकाउंटर और ये सब जो चीज़ें हुई हैं, उसने इस एक छवि को थोड़ा सा बिगाड़ा है, जिसका हमें थोड़ा नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि ब्राह्मण अब थोड़ा सा बस भाजपा से कटा है, क्योंकि वो पिछली 14 के बाद से जाने लगा था उधर ज़्यादा, और अब जो कटा है वो फैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर मेरे हिसाब से किसी भी जाति का व्यक्ति मरे, कोई भी धर्म समुदाय हो, एनकाउंटर हमारे देश में नहीं होने चाहिए। कानून अगर है तो हमें उस तक जाना चाहिए, उसमें वो करनी चाहिए। और एनकाउंटर का तरीका आप देखिए, एनकाउंटर हो कैसा रहा है?
आप लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा आया था, यही बीजेपी सरकार लेकर आई थी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि अपराधियों के, देखिए जब एनकाउंटर होता है, जब अपराधियों को पकड़ना होता है, अगर पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, मुठभेड़ होती, तो क्या होता है कि गोली जो लगती है वो पैर पे लगती है, तो अपराधी घायल होता है, तो उसको आसानी से पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन आपने कई एनकाउंटर्स देखे, किस तरह से पुलिस ने निशाना बनाया। वही चीज आप अनुज प्रताप सिंह की बॉडी को देखिए जरा ना आज, हाँ, कि कैसे, कहाँ उसका पूरा फेस आप देखिए, किस तरह के उससे पूरा फेस में उसके ब्लड है। तो ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि जो है गोली या तो सर पे लगी है या तो फिर कहीं गर्दन के आसपास लगी है बस। तो भाई अगर मुठभेड़ हो रही है, किसी अपराधी को अगर पकड़ना है, तरीका तो यही है कि भाई आप अपराधी को पकड़िए, भले ही वो 1 लाख का इनामी था, आप उसको अगर सजा देना चाहते हो तो आप उसको पकड़िए। ऑपरेशन लंगड़ा जो आया गया था उसके तहत आप मारिए, पैर पे मारिए, घायल करके उसको पकड़ लीजिए। एनकाउंटर क्या, मुठभेड़ का तरीका यही है। आप मुठभेड़ जो होती है वो कभी भी मारने के लिए नहीं, हम हमारे एनकाउंटर, अब कोई आतंकवादी नहीं है, वो लूट का एक अपराधी है ना। एक तरफ आप कहते हो कि हमारी पुलिस बहुत तेज है, हमारी बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था है, तो फिर एक मामूली से लूट के अपराधी को आप सीधे एनकाउंटर क्यों कर रहे हो? लेकिन जब ये सवाल आप करो ना कि सत्ता पक्ष के लोगों से या किसी और के लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि जो भैया उधर से फायरिंग हो रही थी तो बचाव के लिए हमने किया, ये कहा जाता है। देखिए ये तो पुलिस का डिबेट में ये बात हमने कही, ये तो पुलिस का एक घिसा पिटा वो जवाब है कि वो जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई, हमारे गोली लगी है वो। और ये देखिए अंदर की बात हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं कि एनकाउंटर्स के तरीके भी यही होते हैं। कई बार तो मतलब कई लोगों से बात करो तो पुलिस के पुराने लोगों से वो ये भी कहते हैं कि कई मसलों में हम लोगों को खुद अपने सहयोगियों के दाएं बाएं पैर पे, हाथ पे, कहीं पे गोली मार के वो उसको अपने को जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से जैसे पहले एनकाउंटर्स ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे, किसी बड़े डकैत के हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही थी। अब आप एक लूट के अपराधी का वो एनकाउंटर कर देते हो, कभी कोई किसी चीज़ का आरोपी है उसके, और कई ऐसे हत्या के आरोपी घूम रहे हैं सुरक्षित। क्यों? आखिर सवाल वो है कि एनकाउंटर की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आप उसको ले जाइए, न्यायालय तक ले जाइए, न्यायालय अपनी कार्रवाई करे, कानूनी प्रक्रिया को तेज करिए, इसमें मत लापरवाही बरतिए, बिल्कुल नहीं कह रहा। और अपराधी को सजा मिले तो बहुत जरूरी है, हम सभी चाहते हैं अपराधियों को सजा मिले, लेकिन अगर हम ही फैसला करने लगेंगे, पुलिस और सरकार ही कर लेगी, तो फिर न्यायालय और संविधान क्या करने में। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, जो जितने भी दल हैं वो अपराधियों की जातियां तो देख रही हैं, कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो प्रकरण है आरब जी, जो सुल्तानपुर लूटकांड का मामला है, आपने देखिए इस लूटकांड में सभी अपराधियों की जाति देखी, उसमें अच्छा सभी लोग थे। अगर आप उसमें लंबी टीम थी, कोई ऐसा नहीं कि 14-15 लोग थे, 14-15 लोग थे। कुछ को तो एनकाउंटर में मार दिया गया और कुछ जो है अभी फरार भी हैं। उसमें से जो 3-4 लोग तो फरार हैं, 2-3 मुसलमान हैं, वो फरार है अभी, और उनके गांव में सुना है सन्नाटा भी है। और डर इतना ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है कि लूटकांड में जो गिरोह था, इसमें हर धर्म, हर जाति के लोग थे, भाईचारा भी दिखा, मुझे ये कहना पड़ रहा है आज तो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि जो मालिक था दुकान का, क्या राजनीतिक दलों ने उसकी जाति देखी? भरत जी सोनी किस बिरादरी से आते हैं, किस जाति से आते हैं? ओबीसी। भरत जी सोनी के ऊपर क्या बीत रही है, किसी ने जाकर पूछा? आज ये सवाल उठता है कि भाई आप अपराधियों की जातियां तो देख रही हैं जितने भी, लेकिन भरत जी सोनी ओबीसी बिरादरी से, ओबीसी जाति से आते हैं, आज तक उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और जो अपराधी है, मुझे लगता है कि एक सवाल हमें ये भी करना चाहिए कि हम जाति देख रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, वो सब मसले हैं, लेकिन आखिर अगर हम मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं एनकाउंटर के मामले और एनकाउंटर की चीज़ें, कि कहीं ऐसा ना हो जो बुलडोजर कार्रवाई के साथ हुआ। कई बार हम क्या कि अब उन्होंने अपना एक ट्रेंड बना लिया। ये जो भाजपा क्या कर रही है, वो खुद को दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए अपना ट्रेंड, पहले उनको बुलडोजर बाबा थे, तो अब बुलडोजर पे जब हुआ तब उन्होंने एकदम से एनकाउंटर्स पे वो कर लिए। और जब उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों की ज़्यादा हो रहे हैं, यादवों की ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक ठाकुर का हो गया। ये क्यों आखिर, मतलब यादव ठाकुर, ये ज़रूरत ही आपको क्यों पड़ रही है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस हिसाब से बढ़ रहा है का कि सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें भी आके कुछ टीका टिप्पणी करनी पड़ जाए कि आखिर ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, कुछ इस पे भी रोक लगाए। तो कानून को हमें समझना चाहिए। हम कानून व्यवस्था अच्छी ये नहीं है कि हम किसी को मार ही दें, है ना। कभी भी सोल्यूशन पे हमें आना चाहिए, हम सुधारात्मक है ना, हमें ये करना चाहिए कि हम इसको चीज़ को ख़त्म करें, ना हो जिससे कि अगर आप मार दोगे तो ये थोड़ी ना है। रेप के आरोपी को तो आप घुमा रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर,
है ना। बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया। बेचू और- कांड सबसे बड़ा एग्जांपल उसका है। देखिए ना आपके उनको सामने उससे जमानत बड़ा- मिल रही है। आपके सामने उससे बड़ा तो एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता है। जमानत मिलती है, घर पे जाते हैं, केक काट के उनका स्वागत होता है। बस कोई encounter सवाल नहीं। सवाल इसलिए है कानून व्यवस्था पे। 36 के मुकदमे उसके ऊपर है, जो विनीत नाम का जो हाँ। अपराधी जो गिरफ्तार हुआ था, बिना हथकड़ी के पुलिस ले जा रही थी। अब जो आज ही लखनऊ 36 में मुकदमे उसके ऊपर घटना है, जो हाँ। सामने आई, सिर्फ 5 साल की, वो पांचवी हाँ। की छात्रा है और शायद 13-14 साल की माइनर ही है, उसके साथ जो घटना घटी है, उसके जो आरोपी हैं, अभी आपने उनको उनमें से किसी एक को पकड़ पाया, वो भी कुछ जगह कह रहे हो पकड़ लिया गया, कुछ खबरें आ रही हैं अभी नहीं पकड़ा गया है। अब उनका एनकाउंटर करो, उन पे गोली चलाओ, लेकिन देख लीजिएगा उसमें कुछ नहीं होगा, है ना, उसमें आप नहीं करोगे। और क्या कि एक लूट के आरोपी, आप उस एक घटना को टारगेट क्यों करे हो? 15 आरोपी थे ना, तो बाकियों को पकड़िए। उस घटना पे एक तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो मेन आरोपी है उसका, उसने बताते सरेंडर ही कर दिया है ना, उसने सरेंडर कर दिया, तो फिर ये बाकी आरोपियों को एनकाउंटर क्यों करना पड़ रहा है? उनको पकड़ो ना, पुलिस तुम्हारी सरेंडर किया। लेकिन आपने जो मंगेश यादव का एनकाउंटर देखा, मंगेश यादव के परिजन कह रहे थे कि उनको 3 दिन पहले उठाकर लेकर गई थी पुलिस, हाँ, उसके बाद हुआ है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो एनकाउंटर करे जाए, ये एनकाउंटर है ही नहीं। अगर इनके लिए वो शब्द करें हम फर्जी एनकाउंटर, हैं फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि इन एनकाउंटर्स की ना समय की मांग है कि ये एनकाउंटर किए जाए, ना ऐसा कोई बड़ा मतलब ऐसा कोई बड़ा मामला है जिसमें एनकाउंटर होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक अपने को लिपापोती करना। हाँ सेट करने के लिए और ये दिखाने के लिए हम त्वरित कार्रवाई में नहीं आएगा। आप किसी की जान ले लोगे बिन बात के, वो त्वरित आरोपी है, आप उसको सजा दो, न्यायालय दे। अगर न्यायालय कह देता है इसको सजाए मौत है तो हो जाएगी, सही बात। फिर उनका परिवार खुद जानेगा क्या करना है, फिर आरोपी, तब एक हमें शिक्षा भी मिलेगी, एक आदमी को सुधार में भी जाना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये तो कहाँ आप जाके किसी को गोली मार दोगे तो वो कहीं ना कहीं, मैं आज उसके जो अभी जिसका नया एनकाउंटर किया इन्होंने, अनुज का, उनकी बहन का वो सुन रहा था। एक बहुत मतलब देखा जाए एक तरीके से वो बहुत ही तीखा बोल रही हैं, कह रहे हैं कि फिर सबका एनकाउंटर हो जाए, जितने आरोपी थे सभी को मार दे पुलिस, सभी का एनकाउंटर कर दे। वो उस लड़की का दर्द है। नहीं, गुस्सा उसका इस बात का था कि देखिए जो जिसके ऊपर 36 मुकदमे हैं वो आज बच रहा है, वो घूम रहा है जिसके जमाना। ऊपर मात्र एक केस, शायद उसने जो बताया कि एक केस था, और आप उसका एनकाउंटर कर दे रहे हो आज। और देखिए आप एनकाउंटर कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि उसका कैसे फैमिली बैकग्राउंड है, क्या चीजें हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आरोपियों को आप बख्शो। फैमिली बैकग्राउंड की बात आपने किया, उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ नहीं है, और उसके कोई भाई भी नहीं थी, हाँ, भाई था वो, सिर्फ पिता ही हैं। पिता है, ये भाई अब था। क्या बीत रही होगी उन पे, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपराधियों को संरक्षण दो, अपराधियों को बचाओ, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसमें आगे बढ़े आप, जांच हो, चीजें निकल के, क्या पता कई बार ऐसा होता है कि कोई सिर्फ साथ में चला गया है, कोई सिर्फ लपेटे में आ गया है, तो ये सब चीजें क्लियर हो, जो दोषी हो उनको आप सजा दिलाइए न्यायालय की तरफ, तब हम मानेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था सख्त है। कानून व्यवस्था अगर अच्छी है तो अपराध कम क्यों नहीं हो रहे? आप तो कह रहे हो मैं ठोको, ये ठोको पॉलिटिक्स से, ठोको पॉलिसी से कम तो नहीं हो रहे अभी भी। लखनऊ में मैंने नहीं सुने थे कि इतनी घटनाएं सामने आती है। अब लखनऊ में हर दूसरे तीसरे एक रेप की, हत्या की, ऐसी लूट की वारदात आ रही है। आम बात हो गई। मतलब 13 साल की बच्ची है वो, बताइए ये सब चीजें हो रही सरेआम दिन दहाड़े। सही बात। आप 5 साल की क्या उम्र है? 5 साल की बच्ची, आप कैसे कह सकते हो कि हम न्याय व्यवस्था कहते हैं कि जो है जो छेड़खानी करेगा बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, अगले चौराहे पर आपको यमराज खड़ा दिखाई मिलेगा। आप कार्रवाई ये करते हो। एक वो उन्होंने सोहदों ने बदतमीजी की, जो पानी भरने वाला वही, उसमें आपने क्या किया कि आप वहां पे आपने 10 बजे के बाद बैठना ही बंद कर दिया। ये सोल्यूशन कहाँ है? घटना दिन की है ना, दिन में पूरी घटना हुई थी, आपकी पुलिस की चौकी के सामने सिर पे हो रही है, लापरवाही पुलिस की है। आपने क्या किया कि एकमात्र ऐसा जगह जो मुझे लग रहा लखनऊ में थी, जहाँ पे देर रात में आदमी थोड़ा मतलब 10-11 बजे लंच डिनर के बाद, अपने डिनर के बाद वो घूम सकते थे, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लड़कियाँ आते थे, मैंने देखा कई बार परिवार आते थे, पूरी फैमिलीज। आपने क्या किया कि 9-10 बजे के बाद वहाँ पे फेलियर तो पुलिस का इसमें साफ। अगर आप किसी पॉइंट को बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पुलिस कमजोर है। यानी कि आपको खुद पता है कि हम इसको देखिए कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप मर्ज खत्म करने के बजाय मरीज को खत्म कर दो, है ना। मरीज को खत्म करना कभी सोल्यूशन नहीं है। और हमें तो भाजपा हर बार यही सोचती है, जब गरीबी की बात आती है तो गरीबी खत्म करने के बजाय गरीबों को खत्म करने पर ध्यान देने लगते हैं। बस्तियाँ उजाड़ दो, गरीबों की बस्तियाँ नहीं दिखेंगी तो हम कह देंगे कि हमारे प्रदेश में गरीब नहीं है। ठीक है, आपका धन्यवाद आराफ जी। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से तमाम मामला जो सामने इस वक्त आए हैं, एनकाउंटर हो, रेप कांड हो, और जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सब का असर यूपी उपचुनाव पर क्या पड़ेगा? लगातार ये विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि जिस तरीके से जो उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी हार रही है, उस बौखलाहट की वजह से ऐसे जो घटना है वो लगातार उत्तर प्रदेश में
जो है घटित हो रहे हैं। इसका असर यूपी चुनाव पर कितना पड़ने वाला है, ये तो खैर जो आने वाला समय वो बताएगा। आज के लिए इतना। अधिकतर 4 PM।